अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट टाइम एक टॉपिक डिस्कस किया था हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे एक एलिमेंट जो है एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद अपनी हाफ लाइफ की तरफ वो चला जाता है। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। इसके अगर हम लोग नेम पे गौर करें तो जैसा कि मैंने अभी बोला न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, तो इसमें न्यूक्लियर वर्ड जो है ये न्यूक्लियस से निकला है। और न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। जबकि फिशन फिशन का वर्ड जो है इसका मीनिंग है स्प्लिट, और स्प्लिट का मतलब होता है एक हैवी न्यूक्लियाई को ब्रेक करना, किसमें? टू स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर। सो दिस प्रोसेस in which a heavy nucleus is split into two smaller nuclei is called nuclear fission reaction। अच्छा, इस रिएक्शन में होता क्या है कि हम लोग एक लो एनर्जी न्यूट्रॉन को ड्रॉप करते हैं किसके ऊपर? एक यूरेनियम एटम के ऊपर। तो यूरेनियम एटम के ऊपर जब हम एक न्यूट्रॉन को ड्रॉप करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि इनिशियली इसकी मास 235 है, तो जब हम इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन को ड्रॉप करेंगे तो एक न्यूट्रॉन को ड्रॉप करने से क्या होगा? इसकी मास एक नंबर इंक्रीज हो जाएगी और ये 235 से बढ़ के 236 हो जाएगी। तो जैसे ही एक न्यूट्रॉन जो है वो इसके अंदर ऐड होता है तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो जैसे ये अनस्टेबल होगा तो अनस्टेबल होने से क्या होगा? ये दो स्मॉलर यानी लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर जो है ये स्प्लिट हो जाएगा। अच्छा, अपनी स्प्लिटिंग के दौरान ये क्या करेगा? ये मज़ीद न्यूट्रॉन्स को भी डिस्चार्ज करेगा, जिसको हम एक केमिकल इक्वेशन के ज़रिए जो है वो देखेंगे। अगर आप इसको इस वाली फिगर से देखें तो इसमें क्या है कि जब हमने एक न्यूट्रॉन को इसके ऊपर ड्रॉप किया यूरेनियम 235 के ऊपर, तो ये न्यूट्रॉन इसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ और एब्जॉर्ब होने से इस यूरेनियम को क्या किया? अनस्टेबल कर दिया। तो जब ये अनस्टेबल हो रही होगी तो उस वक़्त इसका जो टोटल मास होगा वो 236 होगा। अच्छा, जैसे ही ये अनस्टेबल होगी तो अनस्टेबल होने के बाद ये दो स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी और इनको हम लोग कहेंगे फिशन फ्रैगमेंट। यानी ये हमारी फिशन के बाद जो प्रोडक्ट्स हमें मिली हैं इनको हम लोग नाम देंगे फिशन फ्रैगमेंट का। दोबारा सुन लें कि जब एक लो एनर्जी न्यूट्रॉन को हम एक यूरेनियम 235 के एटम के ऊपर हम लोग ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है कि ये न्यूट्रॉन इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे ही न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होगा ये अनस्टेबल हो जाएगी और अनस्टेबल होने के बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। चूँकि ये जो दो पार्ट्स हमें मिल रहे हैं ये एज अ प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? फिशन प्रोडक्ट। और इसके साथ साथ हमें 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे हमें मिलेंगे। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं जब ये फर्दर इसी में मौजूद यूरेनियम एटम के ऊपर ड्रॉप होंगे तो सेम रिएक्शन जो है वो दोबारा से कंटिन्यू होगा। इसे हम लोग इस एग्जाम्पल के ज़रिए भी देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन जो है वो हैवी न्यूक्लियस के ऊपर ड्रॉप हो रहा है। ये एक न्यूट्रॉन इस हैवी न्यूक्लियस के ऊपर ड्रॉप हो रहा है जिससे फिशन का रिएक्शन होगा और ये हैवी न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड होने के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी यहाँ पर डिस्चार्ज कर रहा है। तो जिन पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड हो रहा है उन पार्ट्स को हम लोग नाम देंगे फिशन फ्रैगमेंट्स का, जबकि इसके साथ ये 3 न्यूट्रॉन्स जो डिस्चार्ज हो रहे हैं ये एज ए प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, लिहाजा इसे हम इस रिएक्शन की प्रोडक्ट्स का नाम भी दे सकते हैं। अगर हम लोग इसको एक केमिकल इक्वेशन के ज़रिए देखें तो ये कुछ इस तरह से होगी कि जब हम एक न्यूट्रॉन को इस यूरेनियम एटम के ऊपर ड्रॉप करेंगे तो 235 + 1 कितना हो जाएगा? 236, जबकि 92 + 0 92 ही होगा। और मैंने आपको बताया कि जैसे ही एक न्यूट्रॉन ये यूरेनियम एब्जॉर्ब करेगी ये अनस्टेबल हो जाएगी और इसके साथ साथ ये क्या करेगी? दो
जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी ये यूरेनियम जब अपने दो कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड होगी, स्प्लिट होगी, तो लेट्स से कि जो न्यू एटम बन रहे हैं वो कौन से हैं, एक्स एंड वाई, और प्लस इसके साथ न्यूट्रॉन्स को भी डिस्चार्ज करेगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये है कि ये प्रोसेस जो था वो सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, एक ऑटो हॉर्न और दूसरा फिट्ज स्ट्रॉसमैन। इन दोनों ने 1939 के अंदर इस रिएक्शन को जो था वो ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने इसकी केमिकल इक्वेशन जो है वो अभी हमने पढ़ी है। इस केमिकल इक्वेशन को उन्होंने सजेस्ट किया था और बताया था कि इसमें जब एक हैवी यूरेनियम का जो एटम है, जब ये स्प्लिट होता है तो इसके नतीजे में दो स्मॉलर न्यूक्लियाई बनते हैं, जैसे एक बैरियम और क्रिप्टॉन। आप अगर इस वाली एग्जांपल में देखें, ये जो फिगर बनी हुई है, इसमें जब एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम के एटम के ऊपर गिराया गया तो यूरेनियम एक ने न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद अनस्टेबल हो गई, और अनस्टेबल होने के बाद इसने दो एटम्स को, स्मॉलर न्यूक्लियाइज को इसने प्रोड्यूस किया। अब इसके साथ साथ क्या हुआ, इसमें 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी डिस्चार्ज हुए। अच्छा, अब ये 3 न्यूट्रॉन कैसे डिस्चार्ज हुए, अगर हम यहाँ पे देखें तो 141 और 92, ये हमारे पास 233 होते हैं। 141 और 92 अगर इन दोनों को प्लस कर लिया जाए तो ये 233 के बराबर आता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास कितना था, 235, और इसका 1 जब हमने ऐड किया तो 236 हो गया। तो 233 में से 236 में से 233 माइनस करें तो जो रिमेनिंग बचता है वो क्या है, 3 न्यूट्रॉन। यानी इस रिएक्शन के नतीजे में जो 3 न्यूट्रॉन हैं वो भी डिस्चार्ज होते हैं। अच्छा, एक अंदाजे के मुताबिक जब एक रिएक्शन का सेगमेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है तो उसके नतीजे में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो डिस्चार्ज होती है, और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में डिस्चार्ज होने वाली एनर्जी से बहुत ज़्यादा एनर्जी है। जैसे अगर हम इसको एग्जांपल के ज़रिए देखें तो एग्जांपल में उसने बताया हुआ कि अगर हम लोग 1 टन ऑफ कोल यानी 1000 kg ऑफ कोल 1000 kg ऑफ कोल को बर्न करें तो उसको बर्न करने से जो एनर्जी बनती है वो 3.6 इंटू 10⁻10 जॉल होती है, जबकि 1 kg यूरेनियम को बर्न करने से क्या होता है, हमारे पास 6.7 इंटू 10⁻11 जॉल एनर्जी जो है वो डिस्चार्ज होती है। यानी अगर 1000 kg कोल को जलाया जाए और उसके मुकाबले में 1 kg यूरेनियम को बर्न किया जाए तो 1 kg यूरेनियम जो है वो 1000 kg कोल से भी ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पे है फिशन चेन रिएक्शन। अगर आप इसको इस वाली फिगर से देखें तो क्या होता है कि जब हम लोग एक एक स्मॉल एनर्जी न्यूट्रॉन को एक यूरेनियम एटम के ऊपर ड्रॉप करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो यूरेनियम का एटम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे आप देखें यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, अब इसके नतीजे में 3 न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं, 1 2 3, और ये 3 न्यूट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फर्दर यूरेनियम के साथ जो है वो अटैच हो रहे हैं, जिससे उस रिएक्शन को मज़ीद प्रोसीड करते हैं, और उसके बाद फिर मज़ीद 3 न्यूट्रॉन बनते हैं जिससे वो नेक्स्ट वाले यूरेनियम एटम्स के साथ मिलते हैं, और एक प्रोसेस जो है, चेन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे इस वाली फिगर को कंसीडर करें तो हमारे पास जब हमने इस वाले न्यूट्रॉन को इस यूरेनियम एटम के ऊपर ड्रॉप करवाया तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी मास जो है वो 236 हो जाएगी, जैसे आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, और जब 236 होगी तो ये एटम स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा, और जैसे स्प्लिट होगा ये 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर, यानी बैरियम 145 और जिसका एटॉमिक नंबर 56 है, जबकि क्रिप्टॉन 88 और इसका मास नंबर कितना है 36, इसके अंदर ये स्प्लिट होगा, और प्लस इसके साथ हाई एनर्जी जो है वो डिस्चार्ज होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब एक फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस होता है तो इसके नतीजे में अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो डिस्चार्ज होती है। तो जब एक यूरेनियम का एटम स्प्लिट हो रहा होगा तो यहाँ पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो डिस्चार्ज होगी,
इसके बाद क्या होगा कि जब हमने इन दोनों की मास को प्लस किया तो हमारे पास आई थी 233, यानी 145 और 88 को अगर हम लोग प्लस कर लें तो ये 233 आता है, जबकि इसकी मास कितनी थी 236। तो 236 में से 233 माइनस करें तो 3 बचता है, तो यानी इन दोनों में अगर हम प्लस करें तो 233 आता है, जबकि 3 मास कम है। तो वो कम मास कहाँ पर गई, वो 3 न्यूट्रॉन्स की शक्ल में डिस्चार्ज होती है। तो जब ये न्यूट्रॉन फर्दर यूरेनियम एटम के साथ कंबाइन करते हैं तो ये रिएक्शन मज़ीद प्रोसीड होता है। तो 3 न्यूट्रॉन के नतीजे में 9 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिस्कवर होते हैं। यानी आप देखें तो एक न्यूट्रॉन 1 2 3 न्यूट्रॉन्स को बना रहा है, सेकंड न्यूट्रॉन 1 2 3 न्यूट्रॉन्स को, इसी तरह थर्ड वाला। तो टोटल न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने डिस्चार्ज हुए, 9 न्यूट्रॉन्स। तो जब ये 9 न्यूट्रॉन्स फर्दर जो है यूरेनियम एटम के साथ मिलेंगे तो हर न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन्स को मज़ीद जो है वो बनाएगा, डिस्चार्ज करवाएगा। यानी ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं जब तक इसमें इंक्रीज़ होते रहेंगे ये रिएक्शन प्रोसीड होता रहेगा। और ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि विद इन फ्यू सेकेंड ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं इनको ब्रेक डाउन कर देता है, इनको फिशन की तरफ ले जाता है। तो इस रिएक्शन को नेक्स्ट पे है कि हमने कंट्रोल कैसे करना है। तो फिशन चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने वाली चीज़ कौन सी है। तो अगर आप इसी फिगर को शुरू से देखें तो हम ये देख सकते हैं कि इस रिएक्शन को प्रोसीड किसने करवाया था, एक न्यूट्रॉन ने। जब तक हमने इस न्यूट्रॉन को ड्रॉप नहीं किया था ये अनस्टेबल नहीं हुआ था। तो इस न्यूट्रॉन को अगर हम लोग क्या करें, जो इसमें डिस्चार्ज हो रहे हैं इन तमाम न्यूट्रॉन्स को अगर हम लोग किसी तरीके से एलिमिनेट करवा लें, यहाँ से खारिज करवा लें, तो क्या होगा, ये रिएक्शन हमारा प्रोसीड होना ख़त्म हो जाएगा। तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ग्रेफाइट रॉड के ज़रिए हम इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करवा लेते हैं, जिससे इस रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट पे जो हमारा टॉपिक है वो इसी का पार्ट है, न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि फिशन का मतलब क्या था, ब्रेक होना, यानी उसमें एक हैवी न्यूक्लियाई जो है वो 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर ब्रेक होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस किया था कि इस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के अंदर एक हैवी न्यूक्लियाई जो है वो 2 लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है, स्प्लिट होता है, प्लस इसके साथ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिस्चार्ज होते हैं। जबकि फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन में हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियाई जो है वो वजूद में आता है, जिसके जो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम 2 स्मॉलर न्यूक्लियाइज को आपस में कंबाइन करते हैं, फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना। तो यानी जब इसमें 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई को आपस में जोड़ा जाता है तो इनके जुड़ने से एक हैवी न्यूक्लियाई जो है वो वजूद में आता है, जिसको आप इस वाली एग्जांपल से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रिटियम और एक ड्यूट्रियम, जो जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, फ्यूजन होता है, तो इसके नतीजे में एक हीलियम एटम और एक न्यूट्रॉन जो है वो डिस्चार्ज होता है। जबकि पहले रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन को ड्रॉप करते हैं तो इसके नतीजे में 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई जो हैं वो कंबाइन होते हैं। तो अगर हम 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई जो हैं वो ब्रेक होते हैं, उसमें एलिमेंट जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक स्मॉलर न्यूक्लियाई है, इसी तरह ये एक स्मॉलर न्यूक्लियाई है। जब इन दोनों को आपस में फ्यूज़ किया जाएगा, यानी आपस में इनको कंबाइन किया जाएगा, तो क्या होगा कि इन दोनों के फ्यूजन के नतीजे में दोबारा से एक हैवी न्यूक्लियाई जो है वो फॉर्म हो जाएगा। और इसको स्प्लिट करने वाली चीज़ कौन सी थी, ये वाला एक न्यूट्रॉन। तो ये न्यूट्रॉन अब यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जब हम लोग क्या करते हैं, ड्यूट्रियम एटम हाइड्रोजन का आइसोटॉप है जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2 होता है, जबकि ट्रिटियम ये भी हाइड्रोजन का आइसोटॉप है, इसका मास नंबर 3 और एटॉमिक नंबर 1 होता है। अच्छा, इसका मास नंबर 2 है और इसका मास नंबर 3 है। तो 3 + 2 5, जिसमें से 4 यहाँ पर आ जाएगा हीलियम का और 1 न्यूट्रॉन का चला जाएगा, जबकि मास नंबर इसका
1 और इसका एटॉमिक नंबर इसका 1 और इसका एटॉमिक नंबर भी 1, तो 1 + 1 कितना हुआ 2। तो ये हमारे पास हीलियम एटम की फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। इसे दोबारा देख लें, मैं इसे दोबारा बता देता हूँ। ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम का आइसोटॉप है जिसका मास नंबर 2 और एटॉमिक नंबर 1 है, जबकि ये हमारे पास हाइड्रोजन का आइसोटॉप ट्रिटियम, इसका मास नंबर 3 और एटॉमिक नंबर 1। अगर हम यहाँ पर 2 + 3 करें तो हमारे पास कितना आता है 5, तो 5 में से 4 हम यहाँ पर ले लेते हैं जबकि 1 हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसके बाद इसका अगर एटॉमिक नंबर प्लस किया जाए तो 1 + 1, तो 1 + 1 कितना होता है 2, तो यहाँ पे आ गया 2 और बाकी कितना बचा 0। तो हमें पता है कि जो 4 मास नंबर है और 2 एटॉमिक नंबर है वो किसका है, हीलियम एटम का, जबकि ये हमारे पास क्या चीज़ बन गई, न्यूट्रॉन। तो जब दो स्मॉलर न्यूक्लियाई को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो इनको कंबाइन करने के नतीजे में क्या होता है, एक हीलियम एटम और प्लस उसके साथ एक न्यूट्रॉन एटम जो है वो वजूद में आता है, जिसको मैंने आपको इस वाली एग्जांपल के ज़रिए समझाया कि इसमें अगर आप देखें तो हीलियम और हाइड्रोजन का ड्यूटियम और ट्रिटियम जो है वो आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं, जिसके नतीजे में क्या बन रहा है, एक हैवी न्यूक्लियाई, ये फ्यूजन हुआ और इसके नतीजे में हैवी न्यूक्लियाई हीलियम और प्लस उसके साथ न्यूट्रॉन। और अगर हम इसके नतीजे में ख़ारिज होने वाली एनर्जी को देखें तो एक फ्यूजन इवेंट के दौरान तकरीबन 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो डिस्चार्ज होती है, और ये फिशन रिएक्शन के नतीजे में डिस्चार्ज होने वाली एनर्जी से बहुत कम एनर्जी है। और आप लोगों को पता है कि सूरज का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 20 मिलियन केल्विन टेम्परेचर है जब हम उसके सेंटर में चले जाते हैं, लेकिन जब हम उसकी सरफेस पे आते हैं तो उसका टेम्परेचर अबाउट 15 मिलियन केल्विन है। 1,50,000 लाख केल्विन इतना टेम्परेचर उसकी सरफेस पे मौजूद है। और ये टेम्परेचर किसकी वजह से है, ये सूरज के अंदर मौजूद जो गैसेस हैं जब वो आपस में फ्यूज़ होती हैं तो उनके फ्यूजन के नतीजे में इतनी एनर्जी जो है वो डिस्चार्ज होती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इनके डिफरेंस की बात कर लें तो न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंस क्या है। फिशन के अंदर हमने पढ़ा कि एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होता है 2 स्मॉलर न्यूक्लियस के अंदर, जबकि एक फ्यूजन में हमने पढ़ा कि एक 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई जो हैं वो फ्यूज़ होते हैं 1 हैवियर न्यूक्लियाई के अंदर। इसके बाद इसके लिए हमें टेम्परेचर ज़रूरी नहीं है, इट डज़ नॉट रिक्वायर टेम्परेचर, और इसके लिए हमें एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है। नंबर 2, ये चेन रिएक्शन की फॉर्म में होता है फिशन रिएक्शन, जबकि इसमें चेन रिएक्शन फॉर्म नहीं होता। उसके बाद ये जो फिशन रिएक्शन है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो प्रोडक्ट जो फिशन रिएक्शन के नतीजे में बनती हैं वो बजाते खुद रेडियो एक्टिव होती हैं, लेकिन इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव होती हैं। और इसके नतीजे में जो वेस्ट हमारे पास बच जाता है उसे हम लोग न्यूक्लियर वेस्ट हम उसे नाम देते हैं, जबकि इसके नतीजे में किसी किस्म का कोई भी वेस्ट नहीं बचता।